नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए, ईरान में अमेरिकी ग्राउंड ऑपरेशन के आसार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार आप खबरें देख रहे होंगे कि वहां बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकता है। ईरान भी अमेरिका को बार बार चुनौती दे रहा है कि उसकी जमीन पर आकर तो दिखाए। मिडिल ईस्ट वॉर अब ग्लोबल इकोनॉमी पर बहुत भारी पड़ती दिख रही है। ऐसे में बहस बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो मिडिल ईस्ट वॉर खतरनाक मोड़ ले सकती है। अमेरिका में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर एक मत कोई नहीं दिख रहा। यह समझना भी जरूरी है कि ग्राउंड ऑपरेशन के बाद की स्थिति क्या होगी, सिचुएशन क्या होगी। आप कल्पना करके देखिए कि ये जो जंग अभी हवा में चल रही है, अगर ये जमीन पर चलने लगे तो क्या होगा। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या ट्रंप ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने की मजबूरी में फंस गए हैं? ग्राउंड ऑपरेशन में बड़ा नुकसान हुआ तो फिर यूएस इजराइल के पास क्या विकल्प बचेगा, क्या ऑप्शन बचेगा? ईरान बार बार ग्राउंड ऑपरेशन के लिए अमेरिका को उकसा क्यों रहा है कि आके दिखाएं, कुछ करके दिखाएं, हम तैयार हैं। जबकि डोनाल्ड ट्रंप बेंड ऑन नीज यानी घुटनों पर दिखाई दे रहे हैं। भले वो ईरान के बारे में कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अभी यहीं खत्म हो जाए, लेकिन ईरान कह रहा है कि नहीं, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम हर हमले का जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या मिडिल ईस्ट वॉर अब विश्व की आर्थिक तबाही का कारण बनेगा? क्या रिसेशन आएगा? क्या मंदी आएगी? और भी कई सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, जिन्हें ताल ठोक कर मैं अपने मेहमानों के बीच रखूंगा। हमारे साथ कई गणमान्य और खास मेहमान हमेशा की तरह जुड़ गए हैं। तो अप्रैल में क्या महा तबाही आने वाली है? हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं डरा रहे हैं, लेकिन एक आशंका पर चर्चा करना बहुत जरूरी है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच ज़मीनी लड़ाई शुरू हो जाती है, इनकी ज़मीन पर लड़ाई शुरू हो जाती है, इनकी आर्मी आमने सामने आ जाती हैं, तो फिर विश्व के लिए क्या स्थिति होगी? इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर आज की डिबेट में हमारे साथ रहेंगे। रोबेंद्र सचदेव फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। अर्थशास्त्री मुकेश जैन हमारे साथ हैं। कैप्टन सिकंदर रिजवी हमारे साथ रहेंगे राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। मिडिल ईस्ट के जानकार हैं आप। इसके अलावा आसिफ रिजवी इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ रहेंगे और राजनीतिक विश्लेषक पूर्णिमा नाथ हमारे साथ मौजूद रहेंगी। सबसे पहले इकोनॉमिस्ट मुकेश जैन का मैं रुख करता हूं, क्योंकि इसके अलावा मेजर जनरल के सिन्हा साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी और मेहमानों का जुड़ना अभी बाकी है। मुकेश जैन साहब, जो आशंका जाहिर की जा रही है कि ग्लोबल रिसेशन आएगा और मार तमाम पूरे विश्व के अंदर आर्थिक तंगी और मंदी का दौर देखने को मिलेगा अगर ये लड़ाई जमीनी तौर पर आगे बढ़ती है, तो आप एक इकोनॉमिस्ट के तौर पर किस तरीके की तस्वीर देख पा रहे हैं अप्रैल की? देखिए, अगर जमीनी तौर पे ये लड़ाई छिड़ती है, अगर जमीन पे ये लड़ाई होती है तो इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि जब जमीन पे लड़ाई आती है तो सारी चीजें रुक जाती हैं। रुकने का मतलब आम आदमी पे इसका असर पड़ता है, आवाजाही पे असर पड़ता है, माल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे असर पड़ता है। तो ओवरऑल इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। और जहाँ तक ज़मीनी लड़ाई की बात है, मुझे लगता है कि ये विकल्प भी शायद आखिरी विकल्प है, क्योंकि अगर ये अभी तक मिसाइल हमले हो रहे थे और जो हमले हो रहे थे, लेकिन ज़मीनी लड़ाई वाकई में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और ये ज़्यादा लंबा चलेगा तो ग्लोबल रिसेशन की तरफ जाएगा ही जाएगा। इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है सर। इसको थोड़ा विस्तार से मैं आपसे समझना चाहूँगा कि खास तौर पर भारत के मद्देनजर, क्योंकि भारत डायरेक्टली तो इन्वॉल्व है नहीं इस युद्ध में, ना ये युद्ध भारत की वजह से हो रहा है, तो मुकेश जैन जी, भारत को इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है? सर देखिए, भारत को जहां तक भारत के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, सबसे पहले तो ऑयल, क्योंकि एनर्जी युद्ध है सारा का सारा, तो एक तो ऑयल बढ़ेगा। जब ऑयल बढ़ेगा तो ऑयल बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होंगी। जब रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होंगी तो यानी कि महंगाई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तो इसका असर तो बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप अगर देखें, इसमें फ्रेट है, हमारा टोल है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बता नहीं सकता आपको कि अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल या ऑयल हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ है। हमारी डे टू डे की जितनी भी चीज़ें हम उपयोग में लाते हैं वो सब काफ़ी हद तक महंगी हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात है, रुपए पे दबाव अगर आता है तो
तो आप समझिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में उस पर डेंट लग सकता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे रुपए पे दबाव नहीं आना चाहिए। ठीक है, हमारे रुपए पर दबाव नहीं आना चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। मेजर जनरल के सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। के सिन्हा सर, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके नज़रिए से क्या अब सुलह की उम्मीद ख़त्म हो चुकी है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में? और अगर ये ख़त्म हो चुकी है तो ये लड़ाई आप कहाँ जाती हुई देख रहे हैं? क्या बूट्स ऑन ग्राउंड होगा? क्या क्या इस तरीके की आप आशंका देख रहे हैं? जय हिंद अनुराग जी। देखिए, ज़मीनी हालात जो हैं, ख़ास करके जब ये देख रहे हैं 28 फरवरी से ये चला है और तकरीबन अब 5वें हफ्ते में जा रही है, तो एक्चुअली ग्राउंड कंडीशंस तो यही कहता है कि जो इसके परपेचुएटर हैं, खास करके अमेरिका और इजराइल, इस चीज़ को वे मान लें, क्योंकि उनको भी एक फेस ऑफ तो चाहिए, उसको उसको हम कहते हैं रैम ऑफ चाहिए, वहाँ से निकलने का चाहिए। मगर वो देख रहे हैं कि क्योंकि कहीं ना कहीं इनके अपनी ईगोज़ जो सामने आ रही हैं कि जगमी हकीकत ये नहीं बताती है कि ये कर पाएंगे ना कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से कहना कि खर्ग आइलैंड ले लेंगे, स्टेट ऑफ हार्मोज को ले लेंगे, हम पूरे के पूरे जो बंदर अब्बास से लेकर क्वाज है या लेरेक है या जो हार्मोज है या नीचे अबू मूसा की ये बात करते हैं खर्ग, कि हम इसको ले लेंगे और हम एयरबोर्न असॉल्ट करेंगे। ये मेरे समझ से, क्योंकि हम लोग ने भी एयरबोर्न या हेलीबोर्न ऑपरेशंस के समय काम किया हुआ है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। इट इज़ मोर लेस इट इज़ इम्पॉसिबल जिस तरह से अमेरिका सोच रहा है, क्योंकि देखिए वो सिल्वर स्क्रीन के ऊपर में तो ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, मगर ज़मीनी हकीकत उनको ये भी पता है कि जो ईरान की जो सदर्न कोस्ट है 1536 किलोमीटर का है और वो जॉग्रोस माउंटेन्स हैं उसके अंदर में, ये बंदर अब्बास उसका हिस्सा है। तो इनको करना और किस तरह की फोर्सेस वो कह रहे हैं, 82 एयरबोर्न ऑपरेशंस वो कहते हैं, जिसमें और 15,000 उनकी है नफरी, उसमें से 5-6 हज़ार बोलते हैं उसको यूज़ कर लेंगे। जो ये कहते हैं मरीन एक्सपेडिशनरी जो हैं उसकी 2 बटालियंस लेके आ रहे हैं, 440 मेरे ख्याल 4,000 के आसपास उनकी नफरी होती है। तो किसको पकड़ेंगे ये, आप पकड़ के करेंगे क्या? और इसको स्टेट ऑफ हार्मोज को खोलना इस फोर्सेस से तो पॉसिबल नहीं है। जब आपकी वहाँ पर देखिए ना, यदि आप देखेंगे तो बहरीन के अंदर में उनकी 5th फ्लीट होती थी, उसका काम ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि स्टेट ऑफ हार्मोज को खुला रखना। सेंट्रल कमांड कतार में है, ये यदि नहीं कर पाई तो ये स्पेशल फोर्सेस, ये बातें अच्छी होती हैं कि ये कमांडोज हैं, मेरीन्स हैं, ये कर लेंगे, मगर मेरे अनुसार ये तो नहीं है। मेरा ऐसा मानना है कि इसकी पूरी की पूरी उनका संज्ञान तो उनके पास में है, क्योंकि सारे जर्नल्स उनको कह रहे हैं, चीफ स्टाफ कह रहे हैं कि ये आप मत करें, ऐसा नहीं हो सकता। आप लेकर आए थे जेराल्ड फोर्ट को, उसको जाना पड़ा, विश्व का सबसे बड़ा आपका कैरियर है, और उसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि 7 जगहों से हमला हुआ, उसमें आग लग गई, अभी वो ग्रीस में है। अब्राहम लिंकन को पीछे जाना पड़ा। वो कह रहे हैं कि हम जॉर्ज बुश को लेके आ रहे हैं, ट्रिपोली को लेके आ रहे हैं, बॉक्सर्स आ रहा है टेक्सास से। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ये लोगों को दिखाने के बाद मॉडर्न वॉरफेयर में, एसिमेट्रिक वॉरफेयर में टुडे सबको पता है कैपेबिलिटी क्या है, और एसिमेट्रिक तरीके से जब करेंगे, ईरान ने बड़ा अच्छा दिखाया कि एसिमेट्रिक तरीके, कुछ भी नहीं होने के बाद भी उसने जिस तरह से चीज़ें की हैं, और बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे अनुसार। अभी मैं सुन रहा था, आपने इकोनॉमिक के ऊपर में बातचीत की थी, मैं इसको देखता हूँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। भारत ने 23 देशों से लेता था, अब उसने 41 देशों से ले रहा है, और केवल स्टेट ऑफ हार्मोज से तो हमारा आ ही रहा है, चीज़ें आ ही रही हैं, क्योंकि ईरान ने हमें दिया हुआ है। तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसको आप ये देख लें कि नहीं हमारे लिए ये कर्ज होगा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो, अगर विश्व मंदी आएगी, अगर पूरे ग्लोबल रिसेशन अगर झेला जाएगा, तो फिर उससे भारत को कितनी भी अपॉर्चुनिटी हो उसका फायदा थोड़ी मिलेगा। मतलब वो फिर उस मंदी से तो हम भी जूझेंगे। मंदी से जूझिएगा जरूर, विश्व यदि जूझेगा तो ये तो मालूम है, मगर आप इतिहास के पन्नों को खगा लेना। ऐसे ही छवि में अमेरिका क्या हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, वो ज्वाइन नहीं किया था। जब लोग फंसे हुए थे, पूरा यूरोप फंसा हुआ था, रशिया, तो वो अपनी तैयारी कर रहा था। वो बाद में आया, ठीक है, कूदा, और उसने ख़त्म क्या किया, वहाँ नागासाकी हिरोशिमा में उसने ये किया, और वो इमर्ज आउट हुआ,
उसके बाद अभी तक वो चल रहा है। ठीक है, मैं के सिन्हा सर, मैं के सिन्हा जी लौटता हूं, लेकिन आपने अमेरिका की बात की। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ यूएसए से लाइव जुड़ी हुई हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और अमेरिका के दृष्टिकोण से हम उनसे समझना चाहेंगे। पूर्णिमा जी, आपने देखा के सिन्हा ने कहा कि जो ईरान ने किया वो बहुत स्ट्रेटेजिक था, यानी जिसे सबसे कमजोर समझा जा रहा था उसने अपनी कमजोरी को भी अपनी ताकत बनाया, और जो सबसे ताकतवर माना जा रहा था वो आज सबसे ज्यादा कंफ्यूज नजर आ रहा है। वेनेजुएला का क्या हाल किया अमेरिका ने, सबने देखा। अब डोनाल्ड ट्रंप क्यूबा की बात कर रहे हैं, अपना उनसे ये युद्ध संभल नहीं रहा है। सवाल ये है कि क्या अमेरिका इस स्थिति में है कि बूट्स ऑन ग्राउंड की स्थिति में वो आ सके? क्या ये स्थिति अमेरिका झेलने के लिए तैयार है? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो क्वेश्चन पूछा ये सबके जहन में है। मेरे हिसाब से प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो छेड़ दिया है वो यहाँ पे सही नहीं जा रहा है। डेमोक्रेट्स तो यूज़ करेंगे ही। हमारी जो नवंबर 2026 इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वो इलेक्शन हुआ है, ऑब्वियसली रिपब्लिकन पार्टी और हमारे पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी वो लूज कर जाएंगे। ये साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि पिछले एक साल में भी काफ़ी सारे इलेक्शन हुई है, काफ़ी प्रोमिनेंट इलेक्शन हुई है। वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और हमारे पार्टी बुरी तरह हार चुके हैं। जहाँ पे वहाँ पे उन्होंने जीते, वहाँ पे भी हार चुके हैं। उनके लिटरली इनके घर के जो रेसिडेंशियल एरिया है मारा लागो का, रिसेंटली जस्ट विद इन द लास्ट फ्यू डेज that position also was gone. So to tell you the truth, it's not looking good for the party political sense, from a political standpoints, but also ये जो वॉर उन्होंने छेड़ा ईरान का, ये एक डिफरेंस बिटवीन ये वॉर वर्सेस वो जो इराक वाला वॉर था। इराक वॉर में उनका अमेरिकन का सपोर्ट बहुत था। यहाँ पे उन्होंने अमेरिकन से भी कोई मत लेके नहीं गए थे। वहाँ पे जो शख्स अपने आप को नो वॉर प्रेसिडेंट के हिसाब से दिखाया है, हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट किया है, उन्होंने आज सबको पीछे से बैक स्टेप किया, ऐसे लोगों को लग रहा है। एंड दैट्स ट्रू, बिकॉज ये अभी अगर ये नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाता तो फिर पब्लिक मत का कोई जरूरत नहीं पड़ता। बट यहाँ पे अभी भी होपफुली देयर इज सम डेमोक्रेसी। होपफुली हमारा नवंबर का इलेक्शन होगा। वो जो केयर कर रहे, जैसे वेदर वेनेजुएला हो, ईरान हो, क्यूबा हो, कोई भी कुछ ना कुछ बहाने लगा देते हैं। एट द एंड ऑफ द डे लैंड कॉन्क्वेस्ट, कॉलोनियलिज्म जो हम लोग रिफ्रेश्ड एक आइडियोलॉजी हम लोग देख रहे हैं, दिस इज वेरी डेंजरस। इसके डोनाल्ड ट्रंप ने ये शुरू नहीं किया है, इन्होंने एम्ब्रेस किया है, फुल्ली एम्ब्रेस किया है और अनअपोलोजेटिकली उन्होंने कॉलोनियलिज्म को एम्ब्रेस किया है। और जो मागा फैक्शन है, जो वाइट क्रिश्चियन सुप्रीमेसिस्ट का जो फैक्शन है यहाँ पे, वो पूरा के पूरा 100% उनके साथ है। मेरे जैसे लोग जो है सेंट्रिस्ट है, वेदर सेंटर टू राइट है, हमें पार्टी से निकालने की भी सिचुएशन आ चुकी है। अब बेसिकली आप डोनाल्ड ट्रंप को और उनके पॉलिसी को बिल्कुल क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो। नॉर्थ कोरिया जैसा सिचुएशन हो चुका है यहाँ पे। आप लिटरली आपके हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को, उनको टारगेट करा जा रहा है। उनको बोल रहा है कि ईरान वॉर आपने सही तरह प्रमोट नहीं किया तो आपको लाइसेंस गवाना पड़ेगा। सो देयर इज लॉट गोइंग ऑन हियर फ्रॉम ए स्टैंड पॉइंट ऑफ पावर कंसोलिडेशन। मैं आपके पास लौटूंगा, क्योंकि कुछ एनालिस्ट ये मानते हैं, कुछ विश्लेषक ये मानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप पगला गए हैं। अब एक तरीके से पढ़े लिखे अंदाज में आप भी वही समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस बीच देखिए मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, उसका एक और सबूत बड़ी खबर के तौर पर सामने आया है। जंग के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान देखिए, क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप सब कुछ तबाह करने की धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पावर प्लांट, तेल के कुएं सब उड़ा देंगे, डिसैलिनेशन प्लांट को भी उड़ा देंगे, कह रहे हैं। अब तक हमने इन्हें हाथ नहीं लगाया है। ट्रंप का यह कहना है कि मैं सब कुछ उड़ा दूंगा, पावर प्लांट उड़ा दूंगा, तेल के कुएं उड़ा दूंगा, डिसैलिनेशन प्लांट उड़ा दूंगा। आसिफ रिजवी हमारे साथ हैं, जो कि ईरान एक्सपर्ट भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आसिफ रिजवी साहब, अब तक ईरान को कमजोर समझा गया था, हवा में उसने दिखा दिया कि उसे हवाई समझा जाना बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है। अब सवाल यह है कि अगर ग्राउंड एक्शन होता है तो क्या ईरान इसके लिए तैयार है? बेशक ईरान कह रहा है कि हम हर हमले के लिए तैयार हैं और हमला करने वाला हमें जिंदगी भर भूलेगा नहीं, उसका ऐसा जवाब दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की क्या इस दिशा में तैयारी है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा ये कह रहे हैं कि ईरान अब कुछ बचा नहीं है ईरान में। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल का कि आपने इन्वाइट किया।
और मैं अपना फैक्ट और सही बात रख सकूं आपके सामने। जी देखिए, ईरान पूरी तरह से तैयार है, ईरान पूरी तरह से फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए, और बार बार ईरान कह रहा था कि देखो जंग में ना उलझो, हमसे जंग में ना उलझो। लेकिन इनकी ये गलती थी, और इनकी सबसे बड़ी जो डोनाल्ड ट्रंप की गलती थी वो ये थी कि ईरान को अंडर एस्टिमेट कर गए। इनको ईरान भी समझ नहीं पाए, ईरान की ताकत, मैं ये कहूंगा ईरान की ताकत समझ नहीं पाए। ये बार बार ईरान को छेड़ रहे थे, मुख्तलिफ तरीके से छेड़ रहे थे, मुख्तलिफ तरीके से उन्होंने कोशिश किया कि ईरान को जंग में खींचे, और ये एक अटेम्प्ट नहीं था। मैंने जैसा कहा, ये बार बार इस तरह से अंदरूनी जो है फंडिंग करके तैयारी की जा रही थी, बार बार लोगों को सड़क पे लाया जा रहा था, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं पब्लिक का, सिविलियन का, नॉर्मल पीपल का क्या यहाँ पे रुझान है। ठीक है, तो ये जो है अंडर एस्टिमेट कर गए ईरान को, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ईरान ने इन्हें धूल चटा दी, ईरान ने इन्हें धूल चटा दी। इन्होंने जो गलती किया वो सब जो है उसका खमियाजा भुगत रहे। जैसा कि आपने कहा, इकोनॉमिकली खुद इसका असर अमेरिका पे बहुत पड़ेगा। 5 ट्रिलियन की अमेरिका की इकोनॉमी, 4 ट्रिलियन जो है क्रेडिट पे चल रहे हैं। अब टैक्स भरने का टाइम आ गया है। मैं तो ये कहूंगा कि अमेरिकन पीपल जो है रेडी हो जाए, इन पे टैक्स का बोझ बढ़ने वाला है। अगर इन्होंने ये जंग बढ़ाई तो ईरान पूरी तरह से तैयार है, और ये जो 3,500 की बात कर रहे हैं, 5,000 की बात कर रहे हैं, 15,000 की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं ईरान, एक अमेरिकन सोल्जर जो है 50,000 यहाँ होंगे। एक अनुमान के मुताबिक जो कहा जा रहा है, ये जो बेसिस इनके उड़ाए गए हैं, तबाह किए गए हैं, जिसमें से 70% अब जो है काम हो ही नहीं सकता है, एकदम खत्म कर दिया, ईरान कर दिया ईरान ने। लेकिन जो इनकी आर्मी है, जो सोल्जर्स है, वो भाग के सिविलियंस एरिया में चले गए हैं, बहुत से कैंप्स में रह रहे हैं। इनका अनुमान है कि ये सबको जोड़ लेंगे हम, और एक साथ 50,000 बना के इन पे अटैक करेंगे, जो कि इनकी बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। ये 50,000, 60,000, 1,00,000 इनको ऐसे निगल जाएगा ईरान कि इनको पता भी नहीं चलेगा। और जिस खार्क आइलैंड की बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले बम्बिंग किया, देखा जिस दिन बम्बिंग किया, मैंने यहाँ पे लाइव देखा, जिस दिन बम्बिंग किया उस दिन पब्लिक जो है लाइन में लगी थी खार्क आइलैंड में टिकट लेने के लिए। अगर विजुअल आपने देखा होगा तो मेरे पास है वो वीडियो। खार्क आइलैंड में लाइन लगी हुई थी। ये पब्लिक जो है मौत से ये डरा रहे हैं कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अच्छा, आप ये बताइए, इससे पहले इराक वॉर में, सद्दाम के जमाने में जो अमेरिकन फुल सपोर्ट था, सबका सपोर्ट था, नेटो का भी सपोर्ट था, उसमें क्या किया इन्होंने? खार्क आइलैंड पे क्या हमला नहीं किया? क्या अटैक नहीं किया? क्या हुआ? कुछ नतीजा निकला? नतीजा नहीं निकला। तो मेरा अनुमान यह है कि इस वक्त अगर ये ग्राउंड, ये बूट ऑफ ग्राउंड जो करना चाह रहे हैं, अगर इसमें उलझते हैं, इसमें फंसते हैं, तो ये जंग बहुत तुलानी होगी। ईरान जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड है इस चीज के लिए। ठीक है, रविंद्र सचदेवा का रुख करता हूँ, फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं। रविंद्र जी, अब ईरान फुली प्रिपेयर है, बता रहे हैं हमारे ईरान एक्सपर्ट। सवाल यह है कि अमेरिका की स्थिति क्या है? हम सब जानते हैं, सिवाय अमेरिका के हर कोई मान रहा है कि उसकी स्थिति जो है वो आसमान से गिरे खजूर पर लटके जैसी है। समझौते का जो अल्टीमेटम था वो भी खत्म हो रहा है। कितनी गुंजाइश आपको, रविंद्र सचदेवा जी, समझौते की अब नजर आती है? ये समझौता होगा, नहीं होगा, किसकी तरफ से होगा, क्या होगा? और अगर ये समझौता नहीं होता है तो हालात कैसे होंगे? थैंक यू मुस्कान जी। देखिए, हर चीज में पॉसिबिलिटी तो होती है, पॉसिबल तो कुछ भी है, राइट, पर प्रोबेबिलिटी क्या है, मैं उस पर आ जाऊंगा। अगर जो मुझे दिखता है पॉसिबल है, यस, 5 दिन में अगले रुक जाए जंग, कुछ कह नहीं सकते। क्या बैकरूम बातें चल रही है, हमें तो एटलीस्ट पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्या डील्स बन रही हैं, असली सिचुएशंस क्या हैं, सारे प्लेयर्स, स्टेक होल्डर्स की। तो कुछ भी पॉसिबल है, 5 दिन में रुक सकती है। बट 5 दिन में अगर रुकी तो वो अधपकी रुकेगी, ठीक है ना? तो चांस ज्यादा है कि ये नहीं रुकेगी जल्दी, ये चलती रहेगी। प्रॉब्लम उसमें ये आ गई है दोनों के लिए, अमेरिका के लिए भी और खासकर इजराइल के लिए भी, और गल्फ कंट्रीज के लिए भी। खासकर इजराइल जो कि ड्राइवर है इस पूरे जंग का। अमेरिका कर रहा है, बट अमेरिका का जो विचार बदला वो इजराइल ने, नेतन्याहू ने बदलवाया धीरे धीरे, वर्षों से। इजराइल को यह है कि यही मौका है, कर दो ईरान को टोटल खलास या जो भी कुछ, ताकि ईरान कभी आगे ना उठे। इजराइल को एक और नेतन्याहू को तो उसकी जिंदगी का एक पूरा मिशन है। तो भगवान करे जितनी लंबी भी उम्र रहे उसे, कि मेरी उम्र कितनी है, मैं अपनी उम्र में लेगेसी कर जाऊं।
तो नेतन्याहू इसलिए इस जंग को रुकने नहीं देगा, दैट इज वन। सेकेंड, इजराइल को एक बहुत बड़ी चिंता और हो गई है कि अमेरिका के अंदर धीरे धीरे काफी वर्षों से इजराइल के इस तरह के बिहेवियर का सपोर्ट कम होता जा रहा है जी। नो डाउट अमेरिका में इजराइल और इजरायली पॉइंट का और जूइश इश्यूज का बहुत सपोर्ट है, बट अमेरिका के अंदर भी जो सो कॉल्ड जूइश इजरायली लॉबी है वो भी बटी हुई है। एक लॉबी ने डेफिनेटली पुश किया है ट्रंप को जंग के लिए, बट ओवरऑल टोटल अमेरिका में इजराइल के लिए सपोर्ट कम होता जा रहा है। और अभी इस समय भी आप देख रहे हैं, तो अगर अभी पूरा हादसा नहीं खत्म करा तो एक साल बाद अगर फिर से जंग का माहौल बिना तो नेतन्याहू को इस तरह का सपोर्ट अमेरिका से मिलने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम है गल्फ की कंट्रीज को। जी। अभी तक तो जंग शुरू होने से पहले वो ठीक है अमेरिकन बेसिस है पर कहती थी हमने रखे हैं, बल्कि उन्होंने तो मोनार्कीज ने बेसिस रखे थे अपनी अपनी सरकारों को अपने देश के अंदर बचाने के लिए भी, राइट जी। पर जो भी अब इन गल्फ कंट्रीज को ये हो गया कि ये खुल के शायद जंग में आ रहे हैं अगेंस्ट ईरान। स्पेशली जो खबरें निकल के आ रही कि जो अटैक हुआ शुरुआत में उसमें इजराइल तो पुश कर ही रहा था अमेरिका को, ट्रंप को। सऊदी के क्राउन प्रिंस ने भी कहा ट्रंप को बहुत ज्यादा इनकरेज करते हुए परसुएट कि अटैक करो, ये मौका है अटैक करो। तो अगर सऊदी ने वो करा और इस तरह से अभी जो आगे पीछे चल रही है खाड़ी पे अटैक्स, तो गल्फ की कंट्रीज को एक तरह से अब खबरें आ रही है, यूएई कह रहा है कि हो सकता है मैं जंग में आ जाऊं। अब यूएई जंग में आके क्या करेगा, कितने बम और मार लेगा जितने अमेरिकन मार रहे थे, बट अपने देश के लिए उसे आना पड़ेगा। अगर वो आया तो इसका मतलब खाड़ी के देश सारे के सारे ईरान के खिलाफ हो गए हैं। फिर वही होगा अगर ये जंग अथपक्की रुक गई, राइट, इनको ये खतरा है कि ये हमेशा अंडर द थंब रहेंगे ईरान के, कि ईरान इस रीजन में डोमिनेट कर जाएगा। तो अब फिलहाल में इजराइल 1 एंड गल्फ कंट्रीज 2, मेरे ख्याल से ये दोनों और पुश करेंगी कि ये जंग को पूरे एक अंजाम तक ले जाओ, जिसमें सो कॉल्ड रेजीम चेंज कहो या सरकार बदलाव की तरफ ये ले जाना चाहेंगे, बट उसका चांस बहुत बहुत कम होता दिखता है। ठीक है, मैं एक बार आसिफ रिजवी साहब इस संभावना पर आपसे, इस आशंका पर आपसे बात करूंगा कि अगर ऐसा होता है तब ईरान के लिए क्या स्थिति होगी। ठीक है कि आप अमेरिका से निपटने के लिए तैयार हैं, इजराइल से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट की बाकी देश भी इस लड़ाई में साथ आ जाते हैं और इस शर्त के साथ आते हैं कि अब ईरान का मतलब आप एक तरफा हाल कीजिए, या तो उसको ख़त्म कीजिए या वहाँ की हुकूमत को बदलिए या पूरा उनकी लीडरशिप को चेंज कीजिए, तो फिर ईरान ऐसी स्थिति में कितना तैयार है? जी, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं, ये पिद्दी का शोरबा क्या, जब इनके बाप कुछ नहीं कर पाए तो ये क्या करेंगे। मिस्र इजिप्ट से जो जंग हुई थी कितने दिन में सरेंडर किया था ये सबको मालूम है। कुवैत कतर कितने दिन में सरेंडर किया था सबको मालूम है। अभी 2 साल 3 साल पहले जब कुवैत का जो हाल हुआ था सब जानते हैं। यूएई जो है, आपको बता दूं कि यूएई तो असल कुछ माने नहीं रखता है इसके लिए, ये सब कुछ नहीं है। लेकिन ईरान जो है बहुत सहनशीलता से काम करता है। देखिए ये किसी पे आक्रामक नहीं करता है। फर्स्ट वार अभी भी यहाँ पे भी सभी पैनलिस्ट जैसे कह रहे हैं, फर्स्ट वार ईरान ने शुरू नहीं किया है, ईरान ने रिटेलिएट किया है। ईरान ने प्रहार जो ईरान पर हुआ उसका जवाब दिया है। ईरान में गल्फ में बहुत शांति थी, यहाँ पे कोई, आप ये बताइए क्या ये हॉर्मुज स्ट्रेट बंद था इससे पहले हमले के पहले? हम एज ए इंडियन में पूछ रहा हूँ, क्या हमारे लिए कभी कोई मुश्किल हुई? या यूएई का, कुवैत का, कतर का, ओमान का जो साथ में इनके ऑयल निकलता है बहुत सी जगहों पे, क्या कहीं पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई? क्या हमने सुना? लेकिन ये क्रिएट कहाँ हुई? मैं बहुत साफ, देखिए थोड़ा सा जज्बाती हो जाता हूँ मैं कहने के लिए, देखिए हमको ये समझना पड़ेगा ना, हमको सऊदी को, यूएई को, कतर को, कुवैत को ये समझना होगा कि अमेरिका जो वेपन्स, मॉडर्न वेपन्स के नाम पर जो अपनी इकोनॉमी बनाता है, जो अपनी मार्केट करता है और जो मार्केटिंग करता है, वो ईरान के नाम पे करता है कि ईरान ऐसा कर देगा, जबकि ईरान ने कभी नहीं किया है इन पे, अब आइंदा भी नहीं करेगा। अगर ये अपने आप को खींच लेते, कायदे से पीछे हट जाते या अपनी बेस नहीं देते या इसमें शामिल नहीं होते तो कुछ भी नहीं करता ईरान। और देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, ईरान अब भी अटैक कर रहा है तो इंफ्रास्ट्रक्चर को खराब नहीं कर रहा है, लेकिन जब ईरान तो आसिफ रिजवी साहब, आप दुनिया को आर्थिक मंदी का डर दिखा करके ईरान की ताकत का एहसास करा रहे हैं, कुल मिलाकर के ये हो गया ना मामला। जी नहीं समझ पाया, फिर से मैं कह रहा हूं कि आप दुनिया को ग्लोबल रिसेशन का
एक नज़ारा दिखाकर, एक धमकी देकर के ईरान की ताकत का एहसास करवा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईरान ने अपनी ताकत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद किए बगैर दिखा दिया था। लास्ट वॉर में जब 12th डे वॉर हुआ, उसमें क्या किया? ईरान ने होर्मुज बंद किया। आप बताइए, फैसला आप कीजिए, स्टेट ऑफ होर्मुज को क्या ईरान ने बंद किया? पिछले 45 से 50 साल से ईरान में खामनेई साहब का शासक है, कभी उन्होंने बंद किया इकोनॉमिकली? कोई इकोनॉमिकली प्रहार किया? आप बताइए ना। ईरान ने मनवा दिया। इस वक्त इसराइल का जो हाल है वो पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, मैं फिर आप टर्न करना चाहता हूं, मैं वेपन्स की बात कर रहा हूं। ईरान अमेरिका जिसकी धौस देता था, क्या कहता था कि जो है हमारे जेट और फाइटर्स और MQ-9 और हिरमिस 900, हिरमिस 400, ऑर्बिटर 4, हिरमिस 450, हाँ आप बताइए टॉमहॉक का क्या हाल हुआ? ईरान ने सबको गिराया, जिसके बड़ी बड़ी कंट्रीज जिसके लाइन में लगी थी कि हमको जो है F-35 ठीक है। आसिफ रिजवी साहब, फिर भी मैं ये कहूंगा, एक कहावत है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द एनिमी। तो ठीक है, मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, सही कह रहे हैं आप कि अमेरिका ने जो है अंडर एस्टिमेट कर लिया, जो कि उसको बहुत भारी पड़ा। नहीं, मैं ईरान को भी यही सलाह दूंगा। खैर, के सिन्हा साहब, सवाल ये है कि अब तक हमने किसी तरह का इंटरवेंशन नहीं किया है, यानी कि भारत ने। आपको क्या लगता है कि इस वक्त भारत की जिस अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे थे, उनमें से एक ये भी है कि भारत इंटरवीन करे किसी भी तरीके से, फॉर्मली या इनफॉर्मली, और कहीं ना कहीं जो पूरी दुनिया जो आर्थिक मंदी की ओर जा रही है, उसमें जिस तरीके से हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं, तो ये मौका उस लिहाज से भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है? देखिए अनुराग जी, भारत इंटरवीन कर चुका है, और ये नहीं कि मिलिटरली हम इंटरवीन किए हैं। यदि आप इंडियन ओशन रीजन के ऊपर देखें तो 7 शिप हमारे लगे हैं इस चीज़ के ऊपर में, और भारत की शिप ऐसे ही नहीं आ रही हैं। हम ईरान से भी उतनी दूरी बना के चल रहे हैं। एक चीज़ इस जवाब का देने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। कहीं ऐसा लगता है कि ईरान एब्सोल्युटली दूध का धुला हुआ है, और क्योंकि परिस्थिति ऐसी, इसीलिए मैंने उन्हें वो कहावत साहब भी शायद ऐसे ही कुछ बताना चाह रहे थे। हाँ, वो ऐसा नहीं है। जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो ईरान ने बनाई है, वो सबसे बड़ी गलती है। ये मैं मानता हूँ कि 1979 के पहले जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था, ठीक है, उसका एक प्रक्रिया थी, क्योंकि यही अमेरिका वहाँ पर वो चाहता था कि उसके तेल के ऊपर काबिज हों और दूसरे तरीके से काबिज हो रहा, तो वहाँ तक ठीक है। मगर जब आप एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बना करके इजराइल के ऊपर करते हैं, जो 7 अक्टूबर 23 की बात मैं कह रहा हूँ, और वो क्या हुआ था, उसको शिफ्ट किया गया था बैटल को। यदि आप स्ट्रैटेजिक ले तो हम उसको ट्रांस अटलांटिक कहते हैं, जो आप रशिया यूक्रेन की वार, वहाँ भी अमेरिका इन्वॉल्व था। उसको वेरी इंटेलिजेंटली चाइना और रशिया के कहने पे इन्होंने शिफ्ट किया था 7 अक्टूबर की जो कत्लोगारत की थी हमास के साथ। ये तो ईरान की और उसका लोग वहाँ इसके भुगत रहे हैं। आज ठीक है, ईरान को भी पूरा, क्योंकि जिस तरह से उसको दबाया गया, उसका पूरा का पूरा हक है। आपने मेरे से सवाल, ये मैं रिजवी साहब को बताना चाहता हूँ कि आपके दर्शक कहीं गलत ना समझ जाएं कि पूरी की पूरी वो दूध के धुले हुए हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बहुत सारी चीज़ किया है, भारत के साथ भी किया है। आज आपने पूछा भारत के अपॉर्चुनिटी, और मैं इसलिए बोलता हूँ, देखिए मिलिटरली इंडियन ओशन रीजन हमारा एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ये चीज़ यदि होती है, हो रही है, और उसने इसलिए ईरान ने आपको दिया है कि हमारी पूरे शिप्स आ रहे हैं अभी, और ये जल्दी आ जाएंगे, ऐसा कुछ मंदी नहीं है। हमने इसको डाइवर्सिफाई किया है। चाबहार भी हमारे पास था, उसको भी हमें छोड़ना भी पड़ा है, मगर चाबहार से भी कुछ हो सकती थी। अभी हम जो करें, और ईरान को ये बातचीत समझ में आ चुकी है। ईरान कहीं ना कहीं, उस समय आपने देखा होगा जब प्रधानमंत्री गए थे ईरान में, उन्होंने उनको बताया था दोस्त, मगर उन्होंने जो कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जो अभी नहीं रहे, उनके सरगना जो हैं नहीं रहे, उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठा, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई देते। तो हमें इन चीज़ों को स्ट्रैटेजिकली अपने दिमाग में तो रखना ही है, मगर ऐसा तो नहीं है। आज के दिन में जो परिस्थितियां बन रही हैं, और मैं ये मानता हूं कि ये जो कह रहे हैं ना कि एयरबॉर्न डिविजन्स आएंगे, एयर असॉल्ट होगा, मेरे अनुसार ये बचकना होगा। ये जो समझते नहीं इन चीज़ों को, वो कर पाएंगे। शायद अमेरिका में भी लोग सेंसिबल हैं, पेंटागन भी सेंसिबल है, और उनके मिलिट्री तो बहुत सेंसिबल है कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी नहीं मारेंगे। लेकिन ईरान को भी ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीज़ आप बैकडोर बना रखे हैं कि ये खाड़ी हमारी है, ये नहीं है उनकी खाड़ी। ये इंटरनेशनल इसके लॉज हैं, आप इसको आज बंद कर रहे हैं मिलिटरली, ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग, टू गिव द मैसेज। जो अमेरिका ने वहाँ पर बेस बनाया हुआ 13 देशों के ऊपर में, खास करके पर्शियन गल्फ में, दैट वाज रॉन्ग।
ये नहीं हो सकता। ईरान भी दूध का धुला नहीं है, अमेरिका भी दूध का धुला नहीं है के सेना से। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि अगर ये जंग और इसके हालात और भी ज्यादा बिगड़ते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ईरान कहता है मैंने शुरुआत नहीं की, मैंने तो रिटेलिएट किया है। ये जंग तो इसराइल ने शुरू की है, इसराइल को अमेरिका का साथ है, अब मिडिल ईस्ट के देश भी साथ में है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा इस जंग को बड़ा बनाने के लिए? बड़ा बनाने में इसराइल है और अमेरिका है, इसके अलावा और कोई नहीं है। देखिए, कोई चीज आप जंग शुरू करते हैं, 23 तारीख को ले लें, जो 7 अक्टूबर 2023 में हुआ था, वहां तक गलत थी, मगर उसके बाद आपने काफी रिट्रीब्यूट किया, आपने मिलिट्री एम को बनाया था, आपने इनको डिग्रेड कर दिया। तो आप वहां छोड़िएगा ना, आप स्पेस देंगे टू लर्न, बट आप ये कहेंगे कि हम उसको पूरे अस्तित्व को खत्म कर देंगे। आप नहीं, ईरान के अस्तित्व को खत्म करना बड़ा मुश्किल है। और ऐसा नहीं है, कोई वहाँ पर भी लोग जाग गए हैं, 9 करोड़ लोग उनके अंदर में, जो यही होता है जब नेशनलिज्म जगता है। तो आज जिस परिस्थिति में ईरान है वो खड़ा हो चुका है, और ये भी समझना पड़ेगा खाड़ी के देशों को कि आप अपने सिक्योरिटी को आउटसोर्स करके दूसरों को बुला करके ये ना कहें। सऊदी अरेबिया क्या, सऊदी अरेबिया यूं चाहता है कि वो ईरान अमेरिका जंग करे वहाँ ऐसे जंग नहीं हो रहा है वहाँ, उनका प्रेशर है कि ये अभी दबा हुआ है, इसको दबा दो पूरी तरह, मगर वो दबेगा नहीं। ये गलती होगी और इनको भी समझना पड़ेगा। ये आप नहीं कर सकते सऊदी अरेबिया कि $800 बिलियन हम अमेरिका में खर्च कर देंगे। ये बचकानी है, ये आपने जिसको कहते हैं कि अपने इमिरेट को बचाने के लिए इन्होंने अमेरिका को वहाँ बुला रखा है। वहाँ के लोग भी नहीं चाहते। यदि आप जाए सऊदी अरेबिया, यदि जाके देखें, आप यूएई में जाके देखें, वहाँ के लोग नहीं चाहते, वहाँ की मोनार्की चाहती है ये सब चीज़ें कि आप ये कर लें। ठीक है पूर्णिमा जी, ये समझना पड़ेगा लोगों को, और समझेंगे लोग धीरे धीरे। ठीक है पूर्णिमा जी, अभी हाल ही के दिनों में इस युद्ध के शुरू होने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता का ग्राफ बड़ी तेजी के साथ गिरा है। अब जिस तरीके की वो बातें कर रहे हैं कि अल्टीमेटम खत्म होने के बाद अगर ईरान घुटनों पर नहीं आया तो हम इंफ्रा तबाह कर देंगे, हम पावर सोर्सेस तबाह कर देंगे, हम तेल के कुओं को फूंक देंगे, इस तरीके के बयान आपको लगता नहीं कि आग में घी का काम कर रहे हैं? और ये डोनाल्ड ट्रंप की एक इनकॉम्पिटेंसी है, ये उनका एक बचकानापन भी है जो पूरी दुनिया को संकट में डाल सकता है। पूरी दुनिया को तो संकट में क्या डाल सकता है, तो ऑलरेडी डाल चुके हैं। और उनकी जो बयानबाजी है वो थोड़ी आज से शुरू हुई। अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर ऑफ सेकेंड टर्म जो हमने देखा है, दैट हैज बीन क्वाइट क्वेश्चनेबल फॉर मेनी रीजंस, नॉट जस्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बट ऑल्सो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। आप यहाँ पे डोमेस्टिकली हमारे मिनियापोलिस में 2 आइस के एजेंट्स 2 US सिटीजन को मार दी, प्रोटेस्टर्स को मार दी। तो आप डेमोक्रेसी कहते हो, एक मुंह से दूसरे मुंह से आपको अपने आप को माचो मैन दिखाते रहते हो, और उनकी जो AI वीडियोस आती रहती है उनको अपने आप को किंग्स के हिसाब से दिखाते रहते। उनको नहीं लगता कि ही इज एक्चुअली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, और लोग उनके लिए वोट किया है यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो लिटरली खुद अपने आप को एम्परर ऑफ द वर्ल्ड मानते हैं। और सबसे दुख की बात है, वो तो खुद जीसस क्राइस्ट को हटा देंगे, अपने आप को बिठा देंगे वहां पे। सो दिस इज वेयर वी आर एट एंड दिस इज रियलिटी। ऐसे कहना है कि वो जो इंडियन मीडिया में भी काफी सारे एनालिस्ट बैठ के बोल रहे थे कि जो नोबेल प्राइज मांग रहे थे वो सीरियस नहीं है, वो तो सीरियस नहीं लेना सही नहीं है। आप देख रहे हो वहां पे पता नहीं कितने बार जाके ग्लोबल मीडिया पे, वेदर इट्स प्रेस कॉन्फ्रेंस, वेदर इट्स इंटरनेशनल पोडियम, जहां पे जाके बोल के मे बी नाउ इट इज अबाउट 100 times ही सेड इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। आप रशिया यूक्रेन का तो बंद नहीं कर पाए हो, एक 24 hours 1 day टाइमलाइन देके। आप इजराइल और ईरान का सिचुएशन तो आपने सॉल्व करना तो दूर, आपने तो लिटरली एग्रीवेट कर दिए हो। आप बोल रहे हो कि आपको नोबेल पीस प्राइज चाहिए, आपको किंग ऑफ द वर्ल्ड चाहिए, आपको एम्परर ऑफ द वर्ल्ड चाहिए। ये जो दादागिरी, माफियागिरी है, आई एम नॉट श्योर हाउ लॉन्ग द वर्ल्ड इज गोइंग टू टेक। एक्चुअली अमेरिका का सिचुएशन ये है कि जो डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों चाहते हैं कि डोमिनेंस बना के रखे, लेकिन इनकी टैक्टिक्स जो है थोड़ा सा डिफरेंट होती है। ये जो रिजीम चेंज कूज है, ये सिर्फ नया कुछ नहीं है, इनकी भाषा चेंज हो चुकी है। और डोनाल्ड ट्रंप का एक खूबिया है, उनकी ही इज ए कैटलिस्ट फॉर एक्सपोजिंग अमेरिका टू द वर्ल्ड। दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। एंड आई होप आपकी पूर्णिमा ये सब बातें सुनकर के आसिफ रिजवी बहुत खुश हो रहे हैं इस वक्त। लेकिन मैं रोवेंद्र सचदेवा जी का रुख करूंगा। रोवेंद्र सचदेवा जी, आपके आकलन के हिसाब से ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है या अभी इसका क्लाइमैक्स आना बाकी है?
नहीं, अभी क्लाइमेक्स पे नहीं पहुंचा है, बट ये एक तरह से कहो ना, यू कम टू अ फोर्क इन द रोड, मतलब रास्ते में अब आप एक दोराहे पे पहुंच गए हैं। वॉर इस तरफ जाएगी या उस तरफ जाएगी। उस तरफ मानिए कि थोड़ा भी सीज फायर हो जाए किसी बात के चलते, जिसके चांस कम है, तो इससे चांस ज्यादा है कि ये वॉर एग्रीवेशन की तरफ ज्यादा जाएगी। और रीजन मुझे वही दिखते हैं, ज्यादा काफी कुछ और, बट कि इजराइल को है यही आखिरी मौका है, नेतन्याहू को आखिरी मौका है ईरान को कंप्लीटली बाइकआउट कर देने का, प्लस कि अमेरिका के अंदर फ्यूचर वॉर्स ऑफ इजराइल सपोर्ट नहीं करी जाएंगी। सपोर्ट कम हो रहा है पिछले 10-20 सालों से ओवरऑल। एंड सेकेंडली, गल्फ के जो देश है उनको भी है, अगर अभी नहीं इसे ईरान को दबाया गया फॉर एवर, तो ये तो फिर मतलब टेंटेटिव सीज फायर हुआ, ये हमें 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर से ऐसा होगा दबदबा कि हम इसकी शैडो में रहेंगे। बट पॉइंट इसकी, ये वॉर एक तरफ और जा रही है कि अगर मिड टर्म आ रही है, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस आ रही हैं, डेफिनेटली तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, वॉर अनएंडिंग जा रही है। अव्वल तो ट्रंप का प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी ये अगले महीने भर में सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि तेल की कीमतें भी वापस आ जाए, तो लोग बात को भूल जाएंगे और होगा भाई मैंने अच्छी एक वॉर रुकवा दी, मैं गेन करूंगा। बट अगर अमेरिका ज्यादा इस जंग में फंसता गया, तो ये ले जा रहे हैं इस जंग को एक रिलीजियस वॉर की तरफ। पीट हेग्सेथ जो इनके डिफेंस सेक्रेटरी ऑन ट्रंप है, वो इस वॉर को बिब्लिकल टर्म्स में दिखा रहे हैं कि ये वॉर क्रिश्चियनिटी की वॉर है अगेंस्ट द एंटी क्राइस्ट, जो बाइबल में है कि एक एंटी क्राइस्ट होगा, बहुत बड़ा इविल, एक आर्मेगेडॉन होगी, गुड और इविल की जंग, उसमें उस एंटी क्राइस्ट को हम डिफीट करेंगे। इतनी बड़ी जंग है, दो आशंकाएं रोविंद्र, जीसस क्राइस्ट आएगा, जीसस क्राइस्ट मैं समझ गया। आप रोविंद्र सचदेवा जी ने 2 आशंकाएं के सिन्हा साहब जाहिर की हैं। मैं मुकेश जैन साहब का एक कमेंट लूं उससे पहले के सिन्हा आपसे जानना चाहूंगा कि अभी ये जो धुरंधर आई है फिल्म, इसमें एक डायलॉग है कि घायल है इसलिए घातक है। अब यही आशंका वो जाहिर कर रहे हैं कि आपने कहा ईरान दूध का धुला नहीं, लेकिन ईरान की जो ताकत उभर कर आई है, अब मिडिल ईस्ट के देश इजराइल और अमेरिका को जरूर ये लग रहा होगा कि अगर इसे घायल छोड़ दिया तो ये आने वाले 1 साल में और भी ज्यादा घातक हो जाएगा। तो ये तो आशंका इस ओर ज्यादा इशारा कर रही है कि ये युद्ध बहुत बड़ा होने वाला है। नहीं, आप क्या कर लेंगे। देखिए, ईरान एक बहुत बड़ा देश है और एक बहुत बड़ी संस्कृति रही है। 2500 साल से ईरान को किसी भी जमीन को किसी ने हमला नहीं किया, जो भी आए वो खत्म हो गए। ये ईरान की इतिहास को यदि लोग डीपली पढ़ें, और ईरान के अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि ये इस्लामिक कट्टरता 1979 में आई है। इतना ज़्यादा लिबरल कंट्री कोई नहीं था दुनिया के, ये और टर्की, और दोनों कट्टर हो गए। तो देखिए, आज कट्टरता और ये चीज़ है, ये चेंज हो रहे हैं ईरान के अंदर में। जो सबसे बड़ा वहाँ का नेशनलिज्म जो उभर के आ रहा है, दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस, जो इस्लामिक कट्टरता से निकलना चाहते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, एक वर्ड्स हैं, दे वांट टू कम बैक टू दैट, जो उनका हेरिटेज है। तो ईरान एक बहुत बड़ी सभ्यता है, वो वहां के लोग इसको कट्टरता जो लेकर आए हैं, वो भी समय की कमी है। एक अंतिम कमेंट मुकेश जैन साहब से भी लेना चाहूंगा। मुकेश जैन साहब, आपने तैयारियों की ओर इशारा किया था, एक लाइन में बताएं किस तरीके की तैयारी हमें करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े दिनों के बाद स्टॉक खत्म हो जाएगा, अगर युद्ध बड़ा हुआ तो बफर स्टॉक भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? सर देखिए, जो पॉलिसी अभी चल रही है, मेरे को नहीं लगता कि भारत का स्टॉक खत्म होगा। भारत अपनी कूटनीति से चल रहा है और सही पॉलिसी पे चल रहा है। और भारत की सबसे बड़ी ताकत अगर आज की डेट में देखेंगे, इसको हम एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि भारत के पास एक सर्विस सेक्टर की बहुत बड़ी ताकत है, सर्विस इंडस्ट्री की है, प्लस डिजिटलाइजेशन जो यूपीआई वगैरह की है, वो बहुत बड़ी ताकत है। वो किसी और देश के पास नहीं है, वो ताकत भारत के पास है। कुल मिलाकर के हमारे दो तीन गेस्ट ये मानते हैं कि ये युद्ध अगर बड़ा होता है, युद्ध की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भी भारत जिस तरीके से विश्व गुरु बनने की राह पर है, ये युद्ध उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी की तौर पर है। और उसकी कूटनीति और विदेश नीति जिस तरीके की है, भारत पर संकट आएगा तो सही, जब पूरी दुनिया पर संकट आएगा तो ऐसा भी नहीं कि भारत इस संकट से अछूता रहेगा, लेकिन सबसे कम इंपैक्ट अगर
युद्ध का कहीं आएगा तो ऐसा मानना है जानकारों का कि भारत पर इसका सबसे कम इंपैक्ट हो सकता है, उसकी कूटनीति को बाकी पूरे विश्व के साथ देखते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे तमाम पैनलिस्ट का इस गंभीर और बहुत इंपॉर्टेंट विषय पर चर्चा के लिए। आप दर्शकों का भी ताल ठोक के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।